ओके, तो अगर इसको आप लोग देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा पेपर? हाँ ना में कुछ तो बता दीजिए आप लोग। यस यस सर। सर। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक खंड ए और बी, प्रत्येक से एक एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखना है, जो कि 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। यानी कि आप लोगों को जो है तकरीबन 2000 से 2500 शब्द जो है वो लिखने होते हैं। ठीक है। अब आप इनमें से कोई जाइए। एक तो आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ये अगर आप कहिए तो जो आपका सामाजिक या आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, इन तीनों को जोड़ करके जो है इसको जो है शामिल किया गया है। कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी अगर आप देखिए तो थोड़ा सा जो है साहित्य की समझ वाले व्यक्ति के लिए, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्टोरियस वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है। ठीक है। और ये एब्स्ट्रैक्ट में भी लोग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात ये है कि जो कहने की कोशिश से कह रहे हैं कि जो मनुष्य कल्पनाओं में रहते हैं, कल्पनाओं के मुकाबले आपकी जो तार्किक मानवता होती है या मनुष्य की जो तार्किक बुद्धि होती है वह कहीं ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। तो दोनों चीज़ रखना है कि मनुष्य के दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक सिंथेटिक काम करता है और दूसरा एनालिटिकल काम करता है। तो जो रूमानियत काम करने वाला हिस्सा होगा वह नई सर्जनाएं करता है, नए सृजन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप एक सिरे से उसको खारिज नहीं कर सकते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है वह बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ये प्रश्न पढ़ने में कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे रोमानी मनुष्य का मतलब यहाँ पर क्या है, रोमांटिक मैन का, कि जो कल्पनाशील हो, सृजनशील हो, उसको यहाँ पर जो है रोमांटिक मैन के तौर पर लिखा गया है। और साइंटिफिक मैन के तौर पर किसको लिखा गया है? साइंटिफिक मैन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो लोग लॉजिक्स पर बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनके पास तर्क होते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ऐसे जैसे कि इमैनुअल कांट वगैरह को आप ले लेंगे तो उन लोगों ने जो है इस पर काफ़ी अच्छा जो है काम किया हुआ है। तो इमैनुअल कांट को अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर आप इसमें जो है सार्त्र वगैरह को जो है उनकी जब फिलॉसफी आप पढ़ेंगे तो ये आप बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। अ शिप इज हार्बर इज सेफ, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। यानी कि बिन रिस्क के इश्क नहीं हो सकता, इसका कुल मजमून यही है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप हाइडेगर जैसे फिलोसफर को पढ़े हैं जिनकी बड़ी फेमस फिलोसफी रही है घोस्ट इन द मशीन, तो ऐसे जो है दार्शनिकों को सामने रखने पर आप इस सवाल का जो है ज़्यादा बेहतर जो है रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि जब तक क्रियाशील किसी अंग को नहीं बनाते हैं, हम केवल उसको एक पॉकेट में रख दें या किसी के जेब में पड़ा हुआ रुपया, ये सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो कहती है कि रुपया आपकी जेब में पड़ा है तो वो उतना बेहतर काम नहीं करता है जितना कि उसी रुपए को आप मार्केट में लेकर के आइए, प्रोडक्टिविटी के ऊपर जाना है। या फिर दूसरी एक चीज़ है कि समंदर में जहाज डूब भी सकता है लेकिन समंदर के लिए ही, उसके थपेड़ों के लिए ही जहाज बनाया भी जाता है। तो वंस अगेन तीसरा और चौथा ये दोनों सवाल जो हैं सीधे फिलॉसफी से होते हैं। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो, यानी कि हमें अपनी गलतियों का सुधारने का वक्त तभी होना चाहिए जबकि हमारे पास, ये जो सवाल है ये भी जो है फिलोसफिकल नेचर का सवाल है कि हमें अपनी गलतियां तभी सुधार लेनी चाहिए जब हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा हो। कबीरदास का एक दोहा शायद है, रहीम का दोहा है ऐसे कि दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरे
दुख काहे को होए, ये शायद रहीम का दोहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेकर के, आप में से किसी को याद आए तो बताइएगा। ये उस पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आपको तभी वर्क कर लेना चाहिए जबकि आपका गोल्डन पीरियड चल रहा हो, ना कि जब आपका जो है बुरा समय आ जाए तब आप चलिए चीज़ों के करेक्शन पर लगिए। तो ये छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। बारिश में आप छप्पर भी मरम्मत नहीं कर सकते, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। इसकी शुरुआत ही ग्रीक फिलोसफर हेराक्लाइटस के साथ आपको करनी है, और इसमें आपको बुद्ध को भी कनेक्ट करते हुए चलना है कि ज़िंदगी आपको इसको जो है कंक्लूड कैसे करना है। इसको कंक्लूड करना है कि ज़िंदगी आपको जो है दोबारा मौका नहीं देती है, इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं कि चलो इस साल पेपर देख लिया जाएगा। नहीं, आपने पेपर दिया, आपने अपना चांस गंवा दिया है, आप पेपर नहीं देखने गए। पेपर तो देखिए दिख ही जाता है, दिख रहा है ना हम सबको पेपर, तो पेपर देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी ये एडवाइस होगी कि सभी लोग इसके आंसर को लिखें, और लिखने के बाद आप लोग जो है 2 या 3 दिन जब भी आप लोग रखना चाहें तो वी कैन डिस्कस दिस पेपर। हम लोग साथ में बैठ करके पेपर को डिस्कस कर लेंगे, जो आप लोग की आंसर राइटिंग होगी और इसमें कहाँ कमियां हैं, किस तरह से सुधारना चाहिए, वो हम लोग कर लेंगे। तो ये दूसरा भी सवाल जो है फिलॉसफी से है। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो धैर्य और पेशेंस रखने की बात की गई है वह इस पर जो है सवाल है। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें किसी को भी ठीक होना ही होगा। यानी कि विकल्पों का चयन, एक बार फिर से ये जो सवाल है वो डायरेक्ट फिलॉसफी का सवाल है। ये वर्ड्स ही जो है फिलोसफर्स के हैं। तो इसमें भी जो है आपके पास जो है विकल्पों की किस तरह से उपस्थिति होती है और किस तरह से आप विकल्पों का चयन करेंगे, यह नीति शास्त्र का जो है बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है। हम ये मानते हैं कि नैतिकता का प्रश्न तभी उठता है, या सही या गलत का प्रश्न तभी उठता है जब हमारे पास विकल्प हों। लेकिन क्या यह हमेशा संभव है कि हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं वो सही हों? लेकिन ऐसा जरूर होता है कि 2 विकल्प हैं, दोनों गलत हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि किसी ने जो है आपके बहुत चहेते व्यक्ति को जो है, आपके घर में आपके पिता माता बच्चा कोई भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उसको जो है चाकू की नोक पर रखा हुआ, और दूसरी तरफ जो है आपको कहता है कि आप इसको गोली मार दो। आप दोनों में से कुछ भी करते हैं तो वो गलत है। तो अब आपको जो है चयन करना है उस स्थिति में कि दोनों ही सही विकल्प हों। ये जरूरी नहीं है, लेकिन बुरे में से भी कौन सबसे कम बुरा है यह चुनने का विकल्प हमारे पास बराबर पड़ा रहता है। इसमें आप जो है मिल को जो है ले सकते हैं। बेंथम और मिल की जो परंपरा रही है वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर हमें 2 सुखों के मध्य से कोई एक सुख चुनना हो तो हमें ये जरूर देखना होगा कि दोनों में से मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर कहाँ पर आता है। हो सकता है कि दोनों ही मात्रात्मक रूप से गलत हों, लेकिन गुणात्मक रूप से हो सकता है कि कोई एक कम गलत हो। तो अगर आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कभी भी नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ फिलॉसफी को थोड़ा डिटेल में पढ़िए। मैं फिलॉसफी जब आपको पढ़ाऊंगा भी, आगे भी पढ़ाऊंगा, तो मैं सिर्फ उसको फिलॉसफी के सिलेबस तक कवर नहीं करूँगा। जब मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको जब अंदर घुसूंगा फिलॉसफी में तो थोड़ा वाइडर जाऊँगा। थोड़ा वाइडर जाने की कोशिश मैं क्यों करूँगा? क्योंकि जितना वाइडर जाने की कोशिश करूँगा उतना ज़्यादा जो है मैं एथिक्स के पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। मैंने जैसे आप लोग को वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ बताया था, ये सारे प्रश्न जो है वो आपके एथिक्स में भी जाकर के जो है कवर किए जाएंगे। बगैर इसको समझे आप एथिक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो एथिक्स हो, चाहे एस्से हो, चाहे इंडियन सोसाइटी हो, सबको जो है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो नोट्स दूंगा वो केवल और केवल फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए दूंगा। यहाँ पर फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर एस्से का पेपर आज डिस्कस करना चाह रहा था। तो अगर आप देखिएगा तो बी 100% श्योर, ये इस बार का जो पेपर, पिछली बार तो उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन एक तरफ से उठा करके फिलॉसफी के डाल दिए थे, लेकिन इस बार पिछले सालों की परंपरा को इन्होंने जिंदा रखा है। फिलॉसफी और प्रैक्टिकल सोसाइटी दोनों को जो है जोड़ने की कोशिश की है।
एक बात और क्लियर रखिएगा, निबंध को लिखने का मतलब यह है कि आप अधिक से अधिक किताबों को पढ़िए। किताब को पढ़ने का मतलब है कि लक्ष्मीकांत जैसी किताबों को आप अवॉइड करिए, मार्केट में मिलने वाले नोट्स को अवॉइड करिए, आप सॉलिड बुक्स को पढ़िए। जब आप सॉलिड बुक्स को पढ़ते हैं तो वह कंटेंट को कई दिशाओं से घेरने की कोशिश करते हैं, और तब आपके पास मसाला होता है कि आप एक्चुअल आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाइए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो केवल एक जगह जाते हैं, वो बार बार उनकी एक ही शिकायत होती है कि सर नोट्स, सर नोट्स, सर नोट्स। वो मार्केट से नोट्स मंगा रहे हैं, यहाँ से नोट्स खरीद रहे हैं, वहाँ से नोट्स खरीद रहे हैं। वो एक गलत परंपरा है। आप वो पर्टिकुलर टॉपिक तो कर लेते हैं, और ये बात कभी भी टॉपर से नहीं बताते। तो एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोग कोशिश करिए कि हफ्ते में एक दिन एस्से ज़रूर लिखिए, उस पर ज़रूर डिस्कशन करिए। मैं भी कोशिश ये ज़रूर करूँगा कि मैं सप्ताह में एक दिन कोई एक एस्से ले करके उसे लिखने का तरीका आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। पहले वो एस्से मैं आपको दे दूँगा, फिर उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। और बाकी कल भी जब पेपर आएगा तो पेपर को लगातार मैं डिस्कस करता रहूँगा आपके बीच में, रेगुलर डिस्कशन में हमारे बना रहेगा। ऑल डन। किसी को जो है एस्से वाले पेपर में कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, कहीं पर भी दिक्कत हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी है, तो हमारा जो एस्से पेपर होगा वो फिलॉसफी से रिलेटेड होगा या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है? एस्से बेटा जैसे ये आया वैसे ही होगा। ऑप्शनल का फिलॉसफी से, ये एस्से का फिलॉसफी से या किसी अन्य से लेना देना नहीं है। लेकिन जो एस्से आते हैं वो फिलॉसफी बेस्ड होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके सर, ठीक है ना। तो फिलॉसफी पढ़ने वाला आप देख लीजिए कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते तो क्या ये एस्से के पेपर में आपको मदद मिलती? अगर सर आप तो वैसे भी मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ये SIR लिए तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट लिया, आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, कोई और ले लीजिए, इससे में मदद नहीं मिलती है। केवल और केवल फिलॉसफी आपकी मदद करेगी। और दूसरी चीज़ है कि फिलॉसफी इतना ज़्यादा जो है आपको इनरिच करती है सोचने के लेवल पर कि वो अपने आप करेक्शन में आता है। ओके सर, ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आज की जो है, मैंने आज एक नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची है, और वो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैं आप लोगों को सीधे सीधे ये खोल करके देने की कोशिश करूँगा, क्या बोलते हैं, PDF। तो अब तक एक दिक्कत ये बहुत बड़ी रहती है कि PDF के अभाव में ये हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि ये वाला मसाला कहाँ से लिया है, ये वाला मसाला कहाँ से लिया है। तो वो दिक्कत दूर होनी चाहिए। अनु, इस बीच में तुम्हारी बेटा जिम्मेदारी है कि अंकिता जो है वो क्लास में जो है नहीं आ पा रही, क्या उसको क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं पता सर। अंकिता से बेटा एक बार बात कर लो, है ना। उसकी पेमेंट भी मेरे पास आ गई है, तो उसको मैंने पहले भी जो है ग्रुप का लिंक वगैरह सब भेज रखा है। उसे देखो कि कहाँ दिक्कत आ रही है बात करके, नहीं तो बोलो कि 7 बजे के बाद मुझे कॉल कर ले एक बार। ठीक है सर। ठीक, आइए मैं PDF उठा लेता हूँ आज की क्लास का। ये पॉलिटी NCERT ये तो मुझे चाहिए ना, या यही तो चाहिए। और इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या हमारे पास है, धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये नहीं चाहिए हमें। दूसरा क्या है, भारतीय संविधान अध्याय 1, यही है, यही चाहिए। और तीसरा क्या है, कानूनों की समझ, नहीं ये भी नहीं चाहिए। हम लोग को कौन सा चाहिए, भारतीय संविधान की समझ। हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको मेरी पॉलिटी की क्लास याद हो, आप में से ज़्यादातर लोग चूँकि मेरी पॉलिटी की क्लास में रहे हैं, तो मैंने हमेशा ये समझाने की कोशिश की है कि संविधान होता क्या है। तो संविधान को अक्सर करके कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ। समवन,
कोई मेरे को बता दे प्लीज। यस सर। हाँ, एक बार मैं बोल दिया करो, तुम लोग एक दूसरे का इंतजार करने में सब चुप हो जाते हैं। तो संविधान को जब आप किताबों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे रट्टू तोता होने का नुकसान क्या होता है। तो संविधान की परिभाषा क्या आप लोग रखते हैं? संविधान की परिभाषा रखते हैं कि किसी भी देश के नियम कानून का संकलन ही संविधान है। यही शब्द को आप रखते हैं। सर ये वोटने के न्यू परवेज, क्या बोल रहे हो परवेज? ये ओल्ड एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में से कोई मैटर नहीं है क्लास 8 में, जो कि हम यहाँ पर कवर नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए जो है पूरा का पूरा पीडीएफ ही लेकर के आ गया हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए कि कहाँ से, खास तौर से मेरी और अनु की बिल्कुल नहीं पड़ती है। मैं ईर घाट जाता हूँ, अनु बीर घाट जाती हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि मेरी और अनु की दुश्मनी खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये जो लिख रहा हूँ सब समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करें कि किसी भी देश के लिए नियम कानून का संकलन ही संविधान है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमेशा ये मैंने कहा कि ये परिभाषा गलत तो नहीं है, लेकिन आधी अधूरी अवश्य है। और फिर मैंने संविधान की परिभाषा किस तरह से गढ़ी है, आप लोग के पास नोट्स होंगे। तो संविधान की परिभाषा गढ़ते हुए मैंने आप लोग को हमेशा ये कहा है कि किसी भी संगठन के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति, किसी भी संगठन के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन मूलभूत नियम कानूनों की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। ये बात मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों से की है। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि पॉलिटी मुझसे पढ़ी है, और अगर पॉलिटी मुझसे नहीं पढ़ी है तो कम से कम यूट्यूब पर जो पॉलिटी का सेक्शन मेरा दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इस चीज को जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी डेटा को जो है वेरीफाई करने के लिए जो है मैंने बात कही थी, आप इसको जो है समझिएगा कि जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आप जैसे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, मैंने ये एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखा है। ये एग्जाम्पल देखिए यहीं से है कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल में कैसा इनाम होगा कि यह पैरों से खेला जाता है और गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं छू सकता, और अगर उसने हाथ से छुआ तो इसे फाउल मान लिया जाएगा, इसे गलत माना जाता है, इसको जो है पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो इस तरह से कहते हैं कि हॉकी और क्रिकेट में जो है कुछ और नियम है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम और तौर तरीके इसके जो है बनाए गए हैं। तो ये कहते हैं कि इसी तरह से हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच में फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह ही हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय होते हैं, वहां नियमों को आम सहमति के जरिए बनाया जाता है। आधुनिक दस्तावेजों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेजों में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं।
यानी कि संविधान जो है वह सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए, क्रिकेट के खेल के लिए हर एक जगह जो है संविधान जरूरी होता है। अब आप जो है इसी बात को जो है आगे पढ़ने की कोशिश करिएगा कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। मैं इस चीज को मैंने स्पष्ट किया कि संविधान की जरूरत सिर्फ देश को ही नहीं है, संविधान की जरूरत आपके घर में भी है, हर एक जगह संविधान होता है। संविधान या तो लिखित रूप में होगा या फिर संविधान अलिखित रूप में होगा। कैसे इस बात को जो है जस्टिफाई करेंगे? आप ये समझिए कि क्या आपके घर में कोई संविधान है तो आप कहेंगे कि बिल्कुल साहब हमारे घर में भी एक संविधान है। क्या संविधान आपके घर में है? तो हमारे घर का संविधान ये है कि पापा 10 से 5 की नौकरी पर जाते हैं तो 5 बजे जब लौट करके आते हैं तो दुनिया के सबसे थके हारे इंसान वही होते हैं। पूरा का पूरा घर जो है उनके चरणों में दंडवत पड़ा होता है सर, विदाउट एनी डाउट। वहीं पर मम्मी जो 24/7 काम करती है उसकी कोई जो है इच्छा नहीं होती, उसकी कोई मर्जी नहीं होती है। वो बीमार भी होगी तो भी आपके लिए रोटी पकाएगी और तो भी आप अपनी थाली को जो है हवा में उछाल सकते हैं। तो यू आर फ्री टू डू दैट। तो कह रहे हैं कि साहब वहां पर भी वो होती है। बहन छत पे शाम को खड़ी होकर के मुस्कुरा दे या उसका हल्का सा दुपट्टा उड़ जाए तो घर की इज्जत उड़ जाती है। बहन बाजार में 2 घंटा किसी के साथ बैठ करके या कहीं पर बैठ करके चाय पी लेती है, किसी पार्क में कहीं बैठ जाती है तो घर की इज्जत उड़ जाती है। और ये बात लड़कियों के दिमाग में भी ठूंस दी जाती है, ये भी ये मानती है। सारी इज्जत जो है वह शरीर के सिर्फ एक अंग में बसी होती है। पूरे खानदान की इज्जत जो होती है वह मुझे लगता है कि शरीर के सिर्फ एक ही अंग में बसी होती है। ये कुछ दकियानूस हमारा समाज है। बाकी चाल चरित्र चेहरे का कोई मतलब नहीं रह गया है आज की सोसाइटी में। अब इसी बात को जरा थोड़ा सा और मैं तरतीब से लाने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं पर भाई वो पापा के जाते ही किस तरह से अंतर्ध्यान होता है, उनके आते ही किस तरह से घर में प्रकट हो जाता है, बीच के समय में वो किस घूरे पर चाय के लिए लौट रहा है या किसकी बहन को छेड़ रहा है, इसमें घर की कोई इज्जत नहीं होती है, खानदान की कोई इज्जत बर्बाद नहीं होती है। दे आर सेफ। होती कि नहीं होती है? ये एक घर का संविधान होता है जिसके माध्यम से वह घर चलता है। लेकिन घर के संविधान के अतिरिक्त मैं अगर इस पर आपसे बात करूं तो एक घर से दूसरे घर में आप में से ज्यादातर लोग जो है कहते हैं कि नहीं सर हमारे घर में ये नहीं होता है। लेकिन अगर तमाम जो है हम आंकड़े देखें तो हर कोई ये बोल देगा कि मेरे घर में ऐसा नहीं है। तो फिर ये किसके घर में है जिसके आधार पर सारे आंकड़े तैयार हो रहे हैं? लखीमपुर खीरी में 2 बहनों को क्यों लटका दिया गया? तो साहब कहीं ना कहीं कुछ तो है। लेकिन फिर भी अगर माना तो एक घर से दूसरे घर में यह अलग हो जाएगा। इसी तरह से क्रिकेट जब आप खेलने जाते हैं, मैं अक्सर इस एग्जांपल को देता हूं, तो गली में जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहां का भी एक जो है संविधान चलता है, वहां का भी एक नियम होता है। पहली बॉल पे आउट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं। शुरू में इनके दिमाग में ठूंस दिया जाता है, ऐसा इनका दिमाग सेट कर दिया जाता है कि इनको क्रिकेट से ही नफरत होती है। इनको गुड्डा गुड़िया, दिवाली में जो है दिया छुपंता, यही सब खेलने के लिए सिखाया जाता है। पहली बॉल पे आउट नहीं होगा, LBW नहीं होगा, फलाना घर में गेंद गई तो आउट होगा। और सबसे तगड़ा वाला नियम जिसका कि मैं अक्सर करके जिक्र करता हूं कि नाले में से गेंद वही निकाल करके लाएगा जिसने कि गेंद डाली होगी। ये भी साहब वहां का नियम है, ये भी नियम है। और ये सब सेट नियम है। लेकिन एक गली क्रिकेट से दूसरे गली क्रिकेट का नियम भिन्न हो जाएगा, एक एरिया से दूसरे एरिया में भिन्न हो जाएगा, गांव के मुकाबले शहर में नियम भिन्न हो जाएगा। तो ये नियम बदलते रहते हैं, इन नियमों में परिवर्तन होता रहता है।
और चलिए साहब, नियमों में आपने परिवर्तन करा दिया, ये बहुत अच्छी चीज आपने की। अब इसके बाद क्या है, कहते हैं कि संगठन का आकार बड़ा कर दीजिए तो जो नियमों में परिवर्तन होने की गति है वो कम पड़ जाएगी। जैसे कि गांव के मुकाबले आप शहर को ले लीजिए। अब आपकी जो एक घर के मुकाबले, पहले एक गांव का ले लेते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, तो घर में नियम तेजी से बदलते हैं, लेकिन कमोबेश एक गांव का नियम दूसरे गांव के नियम से जो है अगर आसपास में है तो इक्वल होता है, एक जैसा होता है। फिर एक गांव से वहां से जो है 50 किलोमीटर दूसरे वाले गांव में जो है नियम बदल सकते हैं, लेकिन एक जिले का नियम दूसरे जिले के नियम के समान रहता है, वो नहीं बदलता है। तो जैसे जैसे संगठन का आकार बड़ा करिएगा, नियम अपने आप स्पष्ट होते चले जाते हैं, नियमों को बदलने की आवश्यकता नहीं। संगठन बड़ा कर दिया तो उनका आकार भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हिस्सा ले लेते हैं। मतलब मुझे लगता है कि कुछ समझने में गड़बड़ी हुई। नियम और संगठन उतने स्पष्ट होते चले जाते हैं, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, आप ऐसे पढ़िएगा कि नियम और संगठन, ये आप लोग जो है जो एनसीईआरटी आपके पास है उस पर ही कहीं लिख दीजिएगा। नियम और संगठन उतने स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे नियम और संगठन उतने स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे जितना बड़ा की संगठन स्वयं होगा, जितना बड़ा की संगठन स्वयं होगा। यानी कि संगठन का आकार बढ़ा दीजिए तो ये आपको ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई देंगे। ये एक बहुत क्लियर कट समझिएगा। तो घर के मुकाबले गांव का संगठन बड़ा है तो इसके नियम कानून ज्यादा स्पष्ट होंगे। गांव के मुकाबले जिला या शहर बड़ा होता है तो इसके नियम कानून और स्पष्ट होंगे। इसके मुकाबले, जिला के मुकाबले अगर मैं लेकर के चलूं तो जिला के मुकाबले जो है राज्य और स्पष्ट हो जाएगा। तो यानी कि संगठन जितना बड़ा करेंगे उतना ही जो उसके नियम कानून स्पष्ट होते चले जाते हैं। अब इसी को जरा गली क्रिकेट में ले लीजिए। तो गली क्रिकेट में नियम जो है तेजी से बदलता है, लेकिन वहीं पर गांव में टूर्नामेंट करा दीजिए तो टूर्नामेंट में अब नियम थोड़ा ज्यादा सख्ती के साथ फॉलो किए जाते हैं, लेकिन अभी भी गड़बड़ी होती है। जब हम टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो वहां पर नियम ये होता था कि जिस गांव में चले जाते थे तो पिताजी का हमारे जो है नाम होता था, बड़े मेरे पिताजी को लोग पसंद करते थे उनके अपने व्यक्तित्व के कारण। तो हम लोगों को भी उतना ही प्यार दुलार मिलता था। तो लोग लाठी वाठी लेकर के बैठ जाते थे कि अरे ये तो फलाना जी के घर के हैं, तो इनको जो है कोई तेज बॉल नहीं फेंकेगा। अपने ही बच्चों को लोग लाठी लेकर के खड़े हुए। और मेरे लिए जो है क्रिकेट रोक दिया जाता था कि पहले बाबू जो हमारे गांव आए हैं तो पहले बाबू को जो है दूध पिलाया जाएगा, तो चाय पिलाया जाएगा, तो मट्ठा दिया जाएगा। मतलब उस तरह से लोग जो है करते थे। और इसके बाद जो है LBW वगैरह तो जो है अंपायर को भी पता था कि मैं कभी आउट नहीं हो सकता,
मतलब उनको देना ही नहीं है, बाकी सबको दे दिया जाएगा, और मुझको तेज बॉल नहीं फेंकी जाएगी। तो टूर्नामेंट में बदल जाता था। वहीं पर मेरे कुछ दोस्त होते थे, कई बार ये हो गया था कि भैया आशीष आ गए हैं तो जो है मैच वह बंद कर दो। बच्चों के बीच में ये बात चलने लगी धीरे धीरे। तो मैं भी जो है गांव से निकल करके लखनऊ आ गया उस दौरान, तो सब कुछ छूट गया मेरा। लेकिन एक और मतलब कि टूर्नामेंट के नियम बदल जाते थे। बहुत सारी टीमें होती थी कि जो हार गई तो वह नाम बदल करके अलग से एंट्री फीस दे करके फिर से टूर्नामेंट खेलने लगी। और बच्चे क्या करते थे कि खुद ही शील्ड वगैरह खरीद करके ले जाते थे और दे करके कहते थे कि इसको मैन ऑफ द मैच के रूप में मुझको दे देना आयोजकों से, और उनको दे भी दिया जाता था। तो इस तरह से जो है नियम कानून जो है बड़ी तेजी से परिवर्तित होते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी गली क्रिकेट के मुकाबले इनमें कुछ स्पष्टता आ जाती है। लेकिन यही टूर्नामेंट मैंने मान लिया कि जिला स्तर पर खेला जा रहा है, गांव के स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर है। मैंने यहां तक तो कम से कम खेला ही खेला है। अब जिला स्तर पर नियम ज्यादा सख्त होते हैं। जिला स्तर के मुकाबले राज्य स्तर पर रणजी ट्रॉफी वगैरह खेला जाए, राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाए तो अब और क्लियरिटी आ जाएगी। इसके मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप गेम खेलने पहुंच जाइए तो यहाँ पर क्लियरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। अब यहाँ पर साहब पता चला कि अंपायर जो है DRS भी करवा रहे हैं, बॉल को बार बार घुमा घुमा करके देख रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। जबकि यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो यहाँ से और यहाँ के मुकाबले में बहुत अंतर आ जाता है। लड़कियां ये एग्जाम्पल समझ पा रही हैं क्रिकेट वाला? यस सर। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि संगठन का आकार बढ़ा तो नियम कानूनों की स्पष्टता और दृढ़ता भी आई। अब यहीं पर जरा पलट करके एक सवाल करिए कि मानवीय सभ्यता में सबसे बड़ा कानून कौन सा बना है? तो मानवीय सभ्यता में, या मानवीय सभ्यता का सबसे पहले इस बारे में बात कर लें कि मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा संगठन या सबसे जटिल संगठन कौन सा बना? तो कहते हैं कि यह संगठन बना राष्ट्र या देश के स्तर पर। मैं राष्ट्र भी नहीं कहना चाहिए, पर सामान्य भाषा में राष्ट्र बोल दिया जाता है, तो देश के स्तर पर। अब अगर ये देश के स्तर पर बना तो जाहिर सी बात है कि नियम कानून को, इसके कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं। प्रत्येक देश जब बनता, कोई भी संगठन अगर बनेगा तो प्रत्येक संगठन का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर कोई देश बना तो उसका भी कुछ सामान्य लक्ष्य होना चाहिए। हमारे भी देश के सामान्य लक्ष्य हैं। न्याय की पूर्ति करना हमारे देश का लक्ष्य है, विश्वास बना करके रखना हमारे देश का लक्ष्य है, स्वतंत्रताएं प्रदान करना हमारे देश का लक्ष्य है, कि लोगों में जो मानवीय गरिमा है उसको सुनिश्चित रखना हमारे देश में है, कि निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। हमारा देश होना चाहिए कि उसमें धर्मनिरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। तो हमारे देश के अपने लक्ष्य हैं। तो ये नियम कानून होते हैं, देश या राष्ट्र के नियम कानून हैं। और ये नियम कानून हैं कैसे? तो कहे कि ये नियम कानून फिर जो है जब ज्यादा जटिल हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तो प्रायः इनको वर्गीकृत कर दिया जाता है और इनको लिख लिया जाता है। हालांकि अभी भी देश ऐसे हैं, उनमें ब्रिटेन प्रमुख है, कि जहां का संविधान अलिखित है, लेकिन मोटे तौर पर हम ये मान लें कि इनको लिख दिया जाता है क्योंकि जटिलता बहुत आ जाती है। तो ये लिखित संविधान के भरोसे चलते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन इनका कर दिया जाता है। तो मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा संविधान आपको लिखित संविधान के रूप में दिखाई देता है, वर्गीकृत संविधान के रूप में दिखाई देता है। तो आप इस बात को समझिएगा कि संविधान शब्द का जब भी प्रयोग किया जाता है
तो संविधान शब्द को हर बार देश से क्यों जोड़ दिया जाता है? वाई वी आर कनेक्टिंग इट विद अ नेशन, अ कंट्री? वी आर कनेक्टिंग इट बिकॉज दे नीड more and more clarity, and every word which has been written in the constitution must have a set meaning. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मीनिंग निकाल लिया, आपने कुछ मीनिंग निकाल लिया। तो इसलिए संविधान का जो लक्षण होता है, संविधान केवल देश के लिए नहीं होता है, लेकिन देश के स्तर पर आकर के ये सबसे अधिक स्पष्ट होता है। इसी बात को यहां पर कहने की कोशिश की गई है। तो ये कहते हैं कि 1934 में ये ऐतिहासिक रूप से जाते हैं कि भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया गया। केवल भारतीयों को लेकर के बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हुई और अंततः दिसंबर 1946 में इस पर जो है काम शुरू किया गया, यानी कि संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब आइए, इस संविधान सभा का ये एक महत्वपूर्ण चित्र है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को जो है संबोधित कर रहे हैं, और 1946 से 1949 के बीच में तकरीबन 3 साल में संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया। ये जो किया, इसमें इन्होंने क्या किया कि 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। लेकिन अभी आप आजकल एक नया प्रचलन चला है कि लोग इतिहास या संविधान या राज्यव्यवस्था जैसी चीजों को फिल्मों में नाचने गाने वाले लोगों के जरिए समझ रहे हैं, वही ज्यादा बड़े टीचर हो गए हैं। तो एक तंदना रनौत हैं, आप लोग जानते हैं उनको, तंदना रनौत, सॉरी कंगना रनौत, ठीक है, थोड़ा कैरेक्टर आ जाता है बात करते समय। उन्होंने बताया कि देश साहब 2014 में आजाद हुआ, उसके पहले भीख मांगी गई थी। ये पक्का राष्ट्रद्रोह का, राजद्रोह का केस था, उनको जेल में होना चाहिए था ऐसा बोलने के लिए। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी उनको नहीं बचा सकती थी, क्योंकि यह राष्ट्र की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था, जो कि अनुच्छेद 19(2) में मनाही है। लेकिन साहब नहीं किया गया। तो अगर आप देखिएंगे तो ये सरकार के स्थापित तथ्य हैं कि 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत खत्म की गई और अपनी नियति और भविष्य को तय करने का मौका मिला था। ये सब लैंग्वेज आपके आंसर राइटिंग के लिए बड़ी अच्छी है। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। यानी कि संविधान में स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को समेट करके रखा गया है। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मिटने नहीं दिया गया। आप देखेंगे संविधान सभा पर तो गांधी की, नेहरू की, पटेल की, सुभाष बाबू की, भगत सिंह की, हर एक के आदर्शों की छाप, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भगत सिंह के भी आदर्श की छाप, बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके भी आदर्शों की छाप आपको संविधान सभा पर, और बाकी जितने भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, सबके जो है आदर्शों की छाप स्पष्ट रूप से यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये तस्वीर के बारे में ये बताते हैं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं यहां से। लेकिन ये काम सिर्फ भारत में ही किया गया ऐसा नहीं है। भारत के अलावा भी तमाम ऐसे देश, ऐसे मुल्क रहे हैं जहां पर कि इस काम को अंजाम दिया गया।
हमारे पड़ोस में 2 देश ऐसे हैं, और क्यों आपको अपने देश के जो नेता हुए हैं उनके प्रति इतना सम्मान का भाव आपको क्यों रखना चाहिए, ये क्यों आपके मन में होना चाहिए? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि हमारे देश में आप 2 तरफ देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ आपका नेपाल है। पाकिस्तान भारत से कहा जाए तो तकरीबन 1/4 है जनसंख्या में। पॉपुलेशन डेंसिटी भी पाकिस्तान की उतनी नहीं है जितनी कि भारत में है, लेकिन पाकिस्तान का संविधान बनने में जिन्ना बहुत बड़े बैरिस्टर थे, 25 साल का समय लगा तकरीबन, और आज तक पाकिस्तान की सरकार यह तय नहीं कर पाती है कि उनको चलना कैसे। कभी आर्मी चलाने लगती है तो कभी आईएसआई चलाने लगती है। आईएसआईएस कहां हो जाएगी, आईएसआई चलाने लगती है, उनकी जो गुप्तचर संगठन है। इसी तरह से कभी वहां पर जो है लोकतांत्रिक सरकार भी चुने जाने का नाटक हो जाता है, तो कभी वहां पर कठमुल्ले कहने का मतलब वो जो ओरिजिनल मुल्ला नहीं है। ओरिजिनल मुल्ला तो फिलॉसफी पढ़ा हुआ होगा, उसे तो समझ में आता होगा। काठ वाला मुल्ला जो है, यानी कि देखने में वह मुल्ला है लेकिन वास्तव में मुल्ला नहीं है, वो कठमुल्ला कहा जाता है उसको। मतलब कि केवल अनाप शनाप बकने वाला, गुंडाई करने वाला, वो वाला मुल्ला। वो जो है देश को चलाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान की चुनी हुई सरकार को वहां पर गिरा दिया जाता है, और आज भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और वहां पर न्यायपालिका भी डरी सहमी सी रहती है वहां के मिलिट्री के दम पर। उसके मुकाबले आपके देश में संविधान ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। हालांकि संविधान पर कई बार खतरा मंडराता है, कई बार औपचारिक रूप से आपातकाल में, तो कई बार अनौपचारिक रूप से आपातकाल में, यानी कि कई बार जो है गुंडागर्दी के दम पर इसको संभालने की कोशिश की जाती है। तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक, यानी कि 90 में लोकतंत्र स्थापित हुआ, 2002 तक 12 साल रहा। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र जो थे, उन्होंने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बना करके सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, और फरवरी 2005 में सरकार ने यहां पर पूरी तरह से जो है अपना नियंत्रण बना दिया। बाद में 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने के लिए, अब देखिए माओवादी हैं, इस शब्द को बहुत अच्छे से समझिएगा। माओ स्वयं उदार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नेपाल के जो माओवादी हैं वह उदार लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। माओवाद क्या है? मार्क्सवाद का ही एक रूप, जो कि चीन के मार्क्सवादी और तानाशाह नेता माओ ने प्रचलित किया, उसे माओवाद बोलते हैं। तो माओवाद की जननी कहां पर है? चीन में है। और उसने क्या किया कि 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमल चैन बहाल होने दिखाई दे रहा था। 2006 तक यह आंदोलन जो है लोगों ने शिखर पर पहुंचा दिया। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी जो छूट थी उनको खत्म किया। 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया। और फिर इसका क्या हुआ कि 2006 में ये जो आंदोलन हुआ था, लेकिन बाद में राजा ज्ञानेंद्र की उनके ही बेटे ने जो है हत्या कर दी थी पूरे परिवार की। और उसके बाद जो है नेपाल में हालात
काफी बिगड़ गए थे। अब इस बात से समझिए कि लोगों ने जब आंदोलन किया होगा तो क्या वह आंदोलन का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ नेपाल तक ही रहा होगा? फिर दूसरी बात यह है कि नेपाल में जब पहले से संविधान था तो नए संविधान की जरूरत क्या थी? यह इसका कारण स्पष्ट करते हैं कि पहला संविधान जो था वह राजतंत्रात्मक था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए मांग कर रहे थे। हालांकि नेपाल में इस बात को प्रचलित किया जाता है कि लोकतंत्र का जो आंदोलन चलता है यह आंदोलन भारत के इशारे पर होता है। हालांकि जो नेपाल का राजतंत्र है वह पहले से ही भारत का समर्थक रहा है और आज भी भारत में जो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर एक है जहां पर कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है, वहां पर पहली खिचड़ी हमेशा नेपाल के राजा ही चढ़ाते हैं। तो एक कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में और लोग जो है उस राजतंत्र के बजाय पूरी तरह से संवैधानिक लोकतंत्र चाहते थे और वे पिछले संविधान को इसलिए ठुकरा रहे थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं है जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं। तो यानी कि संविधान क्या करता है, अब फिर पीछे की तरफ चलेंगे जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि संविधान का तात्पर्य यह है कि किसी भी संगठन, समाज अथवा देश के लिए जो आदर्श और लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति का रास्ता तय किया जाना है। जिस तरह से फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह से नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। और यानी कि पहला कारण क्या है संविधान का? आदर्शों की स्थापना। और संविधान का दूसरा उद्देश्य क्या है? अब इसको अंडरलाइन करिए आप यहां पर कि संविधान का यहां पर इन्होंने आपको पहला उद्देश्य बताया कि संविधान आदर्शों की स्थापना करना चाहता है, आदर्शों की स्थापना करना चाहता है। और दूसरा उद्देश्य यह है संविधान का कि वह देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना चाहता है। यानी कि उस देश में राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी, लोकतंत्र की रहेगी, राजतंत्र की रहेगी, कैसी रहेगी, यह बताने का काम जो है आपका संविधान ही करता है। संसद नियम बनाएगी, कोई और बनाएगा, क्या होता है, ये सब कुछ तय करने का काम यही करते हैं। अब ये जो है यहाँ पर आपको एक कार्टून दिया गया है। अब इस कार्टून को संविधान के उस पैमाने से जोड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को मिल रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है पढ़ने समझने में? इफ ऑल इज क्लियर? ओके, दैट्स गुड। तो आइए जरा अगले हिस्से को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कहते हैं कि सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है और वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाती हैं। वह सुरेश को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करूंगा। देखिए इसकी शक्ल भी ऐसी बनाई कि देखने में ही बदमाश लग रहा है। इसकी अनिल की शक्ल ऐसी बनाई है कि देखने में वह शरीफ लग रहा है। चश्मा लगाए हुए लोगों को अक्सर पढ़े लिखे लोग होने का भ्रम क्यों दिखा दिया जाता है कि चश्मा लगाए हैं तो मतलब आप पढ़े लिखे आदमी होंगे? ऐसा जरूरी है कि ऐसा होता है? अब ये कहते हैं कि मैडम जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर के सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं मानी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा।
लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि क्या है कि मॉनिटर जिसको नियुक्त किया गया है वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। अब नीचे दी गई परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए कि जब वो ठोस तकनीकी कारणों से कोई मंत्री जो है सत्ता के दुरुपयोग का कहा जाएगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ये ABCD वाले फॉर्मेट में है, ठीक है, कि किसी मंत्री को हम सत्ता का दुरुपयोग करने वाला कब कहेंगे? पहला क, दूसरा ख और तीसरा ग। आप कब कहेंगे? ख और ग में सर। ख और ग में, दोनों में कहेंगे, जबकि वह किसी काम को करने से मना क में भी कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि उसके पास ठोस कारण है। तो सत्ता का दुरुपयोग तभी माना जाता है कि जबकि आपके पास किसी कार्य को करने के लिए ठोस कारण या तर्क मौजूद नहीं होते हैं। क्लियर है? जी सर। आप में से किसी को भी इस प्रश्न को लेकर के दिक्कत है? नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान क्या कार्य करेगा? तो लोकतांत्रिक समाजों में, अच्छा एक बात ये कि बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया, अगर इसी तरह से पढ़ना है तो मैं एक बार फिर बहुत स्पष्ट करूं, बाकी सबको सत्येंद्र आवाज आ रही है, अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही तो मतलब कि दिक्कत तुम्हारे एंड पर है। पर मैं यहां पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप लोग एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, और वो गड़बड़ी क्या है? वह गड़बड़ी इस रूप में है कि अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो वही पढ़ने का तरीका आप लोग का बना रहेगा बेवकूफों वाला, जो कि अब तक आपने बना करके रखा है। क्या आप जिंदगी भर आप लोग बेवकूफ ही रहना चाहते हैं? पूछता है भारत। जिंदगी भर बेवकूफ रहना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं? अगर रिप्लाई नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग बोझ ढोने वाले गधे हैं। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि शिक्षा में इंटरेक्शन का बड़ा महत्व है, लेकिन आप लोगों को शायद बात समझ में नहीं आ रही है। 2-4-5 मरतबे फेल करेंगे जब यूपीएससी में, उसके बाद पेपर को और सबको दोष देंगे आप लोग। ये बहुत क्लियर कट आप लोग समझ करके रखिएगा। और किसी के कुछ मैसेज है इसमें? सर अगर इस पर्सन में हमें 3 में से कोई एक चुनना हो तो सर कौन सा बेस्ट रहेगा? जैसे सर तो सवाल गलत बताया कि सर सवाल तो गलत होगा, लेकिन आपने सर बताया था ना कि अगर कोई 2 चीज गलत हो, उनमें से भी सही कोई चुननी हो तो किसे चुना जाए? तो किसी गुणाधार के आधार पर अगर हम सर तीनों में से किसी एक को चुने तो किसको चुने? आप आ जाए कि मतलब यूपीएससी तो नहीं पूछेगा कभी इस तरह से, लेकिन जब यहाँ पर हम कहें तो यहाँ पर उसका सबसे, देखिए, जब वो अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है तो उसके मुकाबले जब वह अधिकारियों पर दबाव डालता है, सुरक्षा कर्मी से तो कोई भी गुंडा पिटवा सकता है, दबंग पिटवा सकता है, लेकिन सी में वह क्या करता है कि कोई अधिकारी किसी की बात क्यों सुनेगा? अधिकारी गुंडे की बात नहीं सुनेगा, लेकिन अधिकारी को मंत्री की बात सुनना पड़ता है। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन लेंगे। पद का दुरुपयोग कब मानेंगे? जब अधिकारियों पर दबाव डालेगा। ऑलराइट जी सर। अब जरा ये कि लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान, अब लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की भूमिका क्या है, जरा इस प्रश्न पर हम आ जाएं। तो लोकतांत्रिक समाजों में संविधान कैसे काम कर रहा है? तो ये कह रहे हैं कि राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? भारतीय संविधान में इसीलिए मौलिक अधिकार दिए गए, और मौलिक अधिकार के लिए सबसे पहले क्या किया गया है
राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को डिफाइन किया गया है। राज्य को क्यों डिफाइन कर रहे हैं आप यहाँ पर? राज्य को डिफाइन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि राज्य की शक्ति, सत्ता की शक्ति इसी राज्य के तत्वों में मौजूद है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का जो है जिक्र करके हमने, ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रयोग है। इसके अलावा डीपीएसपी भी राज्य को जो है कि शक्तियों पर एक नियंत्रण है। कैसे है? क्योंकि डीपीएसपी यह तय करता है कि आपको इस दायरे में रह करके काम करना ही करना है। वो कहता है कि आप इस दायरे में बने रहिए, और 5 साल बाद जब मुझे सरकार का कामकाज का मूल्यांकन करना होगा, तो अब 5 साल बाद सरकार के कामकाज का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? तो वी हैव एन ऑप्शन कि हम देखेंगे कि 5 साल में सरकार ने जो काम किया वह डीपीएसपी के आधार पर किया कि नहीं किया। 5 साल में अगर हम ये उठा करके देखते हैं कि अडानी नाम के जो कि प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, उनकी जो है आय खूब बढ़ रही है, आज वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए, और 121 देशों के क्रम में भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वह 106वें नंबर पर पहुंच गई, और गिरावट इसमें जारी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीपीएसपी का मूल उद्देश्य है कि वह संसाधनों के समान वितरण पर जोर देगी, वह संसाधनों का समान वितरण, ये डीपीएसपी का जो है पार्ट है, तो उसको सरकार ने जो है पूरी तरह से डिनाई किया, यानी कि सरकार जो है संवैधानिक लक्ष्यों के मुताबिक नहीं चल रही है। समाजवाद शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है, तो ये बताता है कि सरकार जो है गलत रास्ते पर है। आप सरकार को इसके लिए क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जब मनरेगा जैसा प्रोग्राम आता है तो मनरेगा क्या करता है कि वह गांव की जो मजदूर वर्ग हैं उनको भी आर्थिक संपन्नता की तरफ ले जाना चाहता है। भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी कोशिश तो ईमानदार है ना। वह मिड डे मील की योजना देता है, वह आरटीआई की योजना देता है, वह राइट टू एजुकेशन की योजना देता है। तो हर एक बार वह क्या करता है, जितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनेंगी, जितनी एयरपोर्ट्स बनेंगी, जितने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनेंगे, इसका मतलब यह है कि सरकार डीपीएसपी में, समाजवाद में, संप्रभुता के जो लक्षण हैं सरकार उनका हनन कर रही है। और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आपका सारा पैसा उठा करके टैक्स के रूप में हैवी टैक्स लगाए गए हैं, और उन टैक्सेस के माध्यम से आपका पैसा जो है यह मित्र अडानी जी के हाथों में दिया जा रहा है। क्या मैं पॉलिटिकल इंसान की तरह बात कर रहा हूं? नहीं, आई एम स्टिल स्टिक विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर रहा हूं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कर रहा हूं। आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तैयार करनी होगी। अब आइए जरा और आगे चलते हैं। अब अगले चैप्टर में ये क्या कहते हैं कि लोकतंत्र में संविधानों का महत्वपूर्ण काम यह है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। यानी कि आपकी संख्या बहुत अधिक है और आप अपनी संख्या के दम पर यह कहना शुरू कर दें कि हम जो चाहेंगे वही देश खाएगा, हम जिस चीज को समझते हैं वही लोग समझें, तो आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, आपके पास बहुसंख्यक हैं, या अगर आप अल्पसंख्यक भी हैं और आप एकजुट होकर के कुछ लोगों को घेर लें तो भी आप गलत कर रहे हैं। इसको कहते हैं इंटर डोमिनेंस और इंट्रा डोमिनेंस, यानी कि अंतर सामाजिक वर्चस्व। क्या हम शब्द लेंगे, मैं थोड़ा कलर फॉन्ट इसका चेंज कर दूं, ये थोड़ा ब्लू कलर में ज्यादा सही रहेगा। अंतर सामाजिक वर्चस्व, दो शब्द हैं। आप मेरी पॉलिटी की क्लास में जाइएगा और वहां पर आप प्रियम्बल पढ़िएगा, तो प्रियम्बल में आपको इसका मतलब मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, और ये भी समझाया कि भारतीय संविधान में कहा है। तो अगर आपने मुझसे जो है क्लासेस भी पढ़ी हैं, जैसे सत्येंद्र जो है इस क्लास में इकलौते ऐसे इंसान हैं
कि जो मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मुझसे पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये सत्येंद्र के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और सत्येंद्र के साथ साथ जैसे परवेज हो गए या फिर जो है निधि हो गई, सूरज हो गए, तो ये लोग जो है इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग ऑनलाइन पढ़े हैं। लेकिन वहीं पर अनुज जैसे लोग या अनूप जैसे लोग जो कि मुझसे कहीं नहीं पढ़े हैं, या फिर अनिका हो गई, तो जिन लोगों ने मुझसे कभी भी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके भारतीय राज्य व्यवस्था में अंतर सामाजिक वर्चस्व और अंतर सामाजिक वर्चस्व को पढ़ें। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्लासेस में इतना पढ़ाने का समय नहीं होता, क्लासेस में जल्दी जल्दी खत्म करना होता है ना। तो आइए जो है जरा वापस चलते हैं जहां से छोड़ा था मुद्दा। तो अंतर सामाजिक वर्चस्व और अंतर सामाजिक वर्चस्व होता है यानी कि समाज का जब एक वर्ग डिटेल आप वहां जाकर के देखिएगा, यहां पर इतने समय नहीं कि इस पर जो है बात करेंगे। तो समाज का एक वर्ग जब दूसरे वर्ग का शोषण करे या उस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, पर वर्चस्व स्थापित करे, तो इसे हम इसके रूप में रख सकते हैं, स्थापित करें। ये कैसे हो सकता है? जैसे आप देखिए कि एक ही समाज में, हिंदू धर्म में ही, जब सवर्ण जो है वह दलितों पर आज भी जो है बड़ा अफसोसजनक है कि सवर्ण जो है वह दलितों को जो है रोकता है, उनको जो है दबाने की कोशिश करता है, तो ये भी क्या है? अंतर सामाजिक वर्चस्व है। इसी तरह से अगर बहुसंख्यक समाज जो है, ये हिंदू धर्म के अलावा, मैं चूंकि क्लियर कर दूं, इस्लाम में भी पाई जाती है ये इंटर डोमिनेंस। जो खान वगैरह लोग होते हैं वो प्राय जो सैयद अंसारी लोग होते हैं उनको जो है नीचे रखना चाहते हैं, उनको अपने बराबर नहीं रखना चाहते। तो ये जो बहुसंख्यक समाज है यह कैसे काम करता है? बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज, ये जो आजकल हिंदी फिल्मों का जो है विरोध चला है, तो वो किस लिए चला है? क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा संख्या में हैं और फिल्म बनाने वाले कम लोग हैं, तो आप उनको जो है काउंटर कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? यह भी संविधान विरोधी हरकत है। तो लोकतंत्र क्या करता है कि संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करने देता है। अब इसी को जो है इन्होंने इस कार्टून के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। कैसे किया है? आइए जरा इसको समझिए कि खेलों की घंटी शुरू हो गई, चलो आज कुछ अलग बास्केटबॉल खेलते हैं, लड़कियां हैं ये, तो लड़के कहते हैं नहीं नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। अब इस पर जो है जब विवाद होता है तो लड़कियां जो है मायूस हो जाती हैं कि हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। आप बिल्कुल देख करके चलिए कि जो फिल्मों का बाइकआउट है, जो आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पहनना है, कर्नाटक में जो लड़कियों का हिजाब उतरवाया जा रहा है, संवैधानिक तथ्य छोड़ दीजिए, लेकिन ये किस दम पर कर रहे हैं? क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। उद्देश्य सही हो सकता है लेकिन तरीका गलत हो सकता है। हो सकता है कि संविधान लिखा हुआ कोई तंत्र नहीं है, और क्यों न्यायपालिका हमेशा, न्यायपालिका जुडिशरी हमेशा जस्टिस नहीं दे सकती, क्योंकि वह लिखे हुए दायरे में है। लेकिन आप ये समझिए कि आप संख्या बल पर औरों का शोषण करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए, क्योंकि हम अब कम संख्या में, इसलिए हमारी भी इच्छा पर गौर किया जाना चाहिए। तो ये लड़कियां हैं, अब ये ऐसी लड़की है कि पता नहीं चल रहा है कि लड़की की लड़का है। मैं काफी देर से देखने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके पहले जब शिक्षक इस विवाद पर गए तो शिक्षकों ने कहा कि आप हाथ उठा करके बता दीजिए। तो
जाहिर सी बात है लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो वो जीत गए। तो ये लड़कियां समझ जाती कि यही होना था क्योंकि लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। तो लोकतंत्र जो है वह बहुसंख्यक की आवाज नहीं है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कई बार कि लोकतंत्र का मतलब बहुमत का तंत्र नहीं होता। यह बहुत गलत तरीके से बताया गया है और शायद मैं तमाम टीचरों की भीड़ में अकेला इंसान हूं जो ये बोलता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ सिस्टम ऑफ मेजॉरिटी। बहुमत का तंत्र लोकतंत्र नहीं बनाता है, यह भीड़ तंत्र बना देता है। यह क्या बना देता है? भीड़ तंत्र बना देता है। तो इन द नेम ऑफ द डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ द मेजॉरिटी, व्हाट एवर इज हैपनिंग दैट इज मॉबोक्रेसी। भीड़ तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉबोक्रेसी। ये भीड़ तंत्र है। ये कहते कि नहीं ये तरीका नहीं चलेगा। तो फिर लोकतंत्र क्या है? क्लास में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि लोकतंत्र का मतलब है कि बहुसंख्यक के हिसाब से ऐसा शासन हो जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं की रक्षा की जाए। नेहरू इस बात के चैंपियन थे और आज भी क्यों आज सोसाइटी में नेहरू की इतनी अधिक आवश्यकता महसूस की जाती है, क्यों नेहरू देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माने जा सकते हैं, इसकी वजह यह है। तो ये कहते हैं कि बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। इससे बहुमत की निरंकुशता का खतरा पैदा हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुमत की निरंकुशता हमेशा किधर ली जाती है? भीड़ तंत्र की ओर। तो भीड़ तंत्र कहे जाने का मतलब क्या है? भीड़ तंत्र कहे जाने का मतलब है कि आप भावनाओं के आधार पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, पर इसका उल्टा भी सही है कि अल्पसंख्यकों को भी यह हमेशा समझना चाहिए कि उनकी बात से कहीं पर बहुसंख्यकों को चोट तो नहीं लग रही। अगर बहुसंख्यक को इस बात का ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक को चोट ना लगे तो अल्पसंख्यक को भी इस तरह से कार्य करना चाहिए कि बहुसंख्यक को चोट ना लगे। लेकिन अगर बहुसंख्यक ने कुछ गलत किया है तो उसका जवाब अल्पसंख्यक गलत करके नहीं देगा, और अगर अल्पसंख्यक ने कुछ गलत किया है तो उसका जवाब बहुसंख्यक, यानी कि आग को आग से मत बुझाइए। अब इसी को कहते हैं कि अगर जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा बनाता है तो इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा दें तो इसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि जब सवर्ण दलित को दबाएं तो आप क्या कहेंगे? अच्छा अब देखिए, सवर्ण जो है वो संख्या में दलितों से कम है, तो यहां पर सवर्ण अल्पसंख्यक है और दलित बहुसंख्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी सवर्ण दलित को दबा देता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व यानी कि इंट्रा कम्युनिटी अब एक बात आप लोग बताइएगा, क्या लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ने से पॉलिटी के ये फैक्ट्स आपके कभी भी क्लियर होंगे? कभी। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस करते हैं। और जब एक और एग्जांपल मैं ले लूं कि जब बहुसंख्यक, थोड़ा कलर चेंज कर दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा,
जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबाए तो कौन सा होता है? तब अंतर सामुदायिक वर्चस्व उभरता है। अंतर सामुदायिक वर्चस्व उभरेगा। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का मतलब क्या होगा? इंटर कम्युनिटी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नहीं, डोमिनेंस। इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस इसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो है आइडियाज क्लियर होने चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग जो है ने पैसा खर्च किया है इस एनसीईआरटी के कोर्स को करने के लिए, तो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग ने कितना सही निर्णय लिया है। आज जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उन बेचारों का कितना दुर्भाग्य है। ऑल क्लियर? संविधान को क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसका एक और कारण देते हैं। इसको आप लोग लिस्टिंग करिए कि अब एक और कारण देते हैं कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। अरे ये मतलब तो गजब की है यार। मतलब कि कई बार हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जो जनता जनार्दन की राय होगी मित्रों वही हम करेंगे, लोकतंत्र में जनता जनार्दन की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। अरे नहीं यार, आप आईएएस आए, एनसीईआरटी में आशीष सर की क्लास आईएएस मार्गदर्शक में एडमिशन लीजिए और तब आपको पता चलेगी कि जनता जनार्दन की राय महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन सी राय महत्वपूर्ण है? आप ही बता दीजिए। एक एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूं। तमिलनाडु में जिस समय जयललिता जिंदा थी, मैं उस वक्त की घटना का जिक्र कर रहा हूं आपसे। और क्या हुआ था उस समय? उस समय जयललिता भ्रष्टाचार के कारण जेल में थी और उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत जाती है। अब जयललिता जेल में ही है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पैरोल वगैरह में। इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया कि जयललिता मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। तो लोगों ने कहा कि जयललिता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती है, क्या दिक्कत है? जब जनता जनार्दन ने चाहा पूर्ण बहुमत देकर के जिताया है तो पूर्ण बहुमत जो चाहेगा वही होगा। आज की भी तारीख में ये कहा जाता है कि हमारे जो फलाना नेता हैं, हमारे राज्य में मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से चुन करके आए हैं, इसलिए वो जो चाहेंगे उसमें जनता नहीं। यार गधे हो क्या, ऐसा थोड़े बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जनता जो है, जनता की मर्जी से यह देश नहीं चलता है। यह देश लोकतंत्र की उस मूल भावना से चलता है जो कि संविधान पर आधारित है। और संविधान क्या कहता है? संविधान आपकी केवल दूसरों से ही रक्षा नहीं करता, संविधान आपकी आप से भी रक्षा करता है। अगर एक गांव में 100 लोग मिलकर के यह निर्णय ले लें कि वो लोग अपने आप को गांव के अंदर बंद करके आग लगा देंगे और अपने आप को फूंक डालेंगे, तो क्या राज्य हाथ में हाथ धरे तमाशा दिखेगा कि संविधान ऐसा कह रहा है तो हमको करना चाहिए? क्या? बिल्कुल नहीं। संविधान आपकी रक्षा ना सिर्फ दूसरों से करता है बल्कि संविधान आपकी रक्षा आपसे खुद से करता है। सोचिए साहब, कितना जटिल जटिल काम पड़ा हुआ है। और इसी बात को इन्होंने एक चित्र के माध्यम से बड़ा बढ़िया बताया है। वाई आई एम सच अ बिग फैन ऑफ द एनसीईआरटी। अब आप यहां से समझिए। अब यहां पर शबनम को दुविधा है। शबनम की दुविधा क्या है?
अच्छा देखिए, अब शबनम का घर पूरा एकदम हाईफाई दिखाया गया है ना, टीवी उवी एकदम बढ़िया है, शबनम एकदम तैयार है। ठीक है, कॉल करिएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि शबनम की परीक्षा क्या है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? अम्मी जान पूछती हैं। शबनम कहती है कि मुझे टीवी का यह कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा, अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन टीवी के लिए नहीं ललचाएगा। मतलब लड़की और जब एग्जाम में बैठती है तो अब क्या है कि यहां पर इसको अपनी ही भावना के विरुद्ध कार्य करना पड़ा है। तो संविधान हमें ऐसे फैसले से लेने से रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो रही है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप दिया जाना चाहिए या फौज का शासन आ जाना चाहिए। इस भावना में बहकर बहुधा लोग इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगी। तो आजकल ये बात बहुत अधिक चर्चा में उठता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचा लेता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अपने अधिकारों को आश्वस्त करने का मौका मिलता है, उनके स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब आगे अब ये चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये मेरे हिसाब से अगला चैप्टर है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, पर मुझे उम्मीद है कि एथिक्स पर भी जो बात हुई वो आप लोगों के लिए फायदे की गोटी साबित होगी और आप लोग उस पर भी जो है गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। तो आज के लिए मैं क्लास को रोक रहा हूं। कल फिर हम लोग अपने निर्धारित समय पर 5:30 बजे जो है इस क्लास को जारी रखेंगे। हाँ, कल 5:30 बजे जारी रखेंगे और रात 9:15 बजे दर्शन शास्त्र की क्लास हम लोग दोबारा करेंगे। कोई सवाल होगा तो आप लोग कल भी मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक खुश रहें, मस्त